ही हैं, बस पिछले कुछ टाइम में चीजें डिस्टर्ब रही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये सब कहने की बातें बची नहीं है। ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स, ये कल सुबह तक ही आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल 9 लाख प्लस लोग हम वहां जुड़े हुए हैं, वहां आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ इस सेशन की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और पेडागोजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन इवन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, बट सीटेट को हम बिल्कुल टारगेट करके चल रहे हैं। ये सेशन शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से हमने ये सेशन लगा के रखा हुआ था बट हो नहीं पा रहा था तबियत की वजह से। ठीक है ना, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आई वाली बात है। क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के आपके सामने आएगा। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली भी आए हुए हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि अच्छे क्वेश्चंस को पिक करके आपके सामने लाया जाए। चलिए बताएंगे क्या हुआ था अनन्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज, रचनावादी कक्षा है। रचनावादी, पूरा आपका सिलेबस रचनावाद पे बेस्ड है, चाहे वो एनसीएफ हो, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं रचनावाद के जिनको फॉलो करती है। रचनावाद बेसिकली बच्चा कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को एक्टिवली। रचनावादी भी हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो प्याजे हैं और दूसरे हैं वाइगोस्की। ये देखने में आसान लगेगा, इसमें गलती बहुत लोग करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है, यानी जहां ज्ञान की रचना होनी चाहिए, वो किस पे फोकस्ड होगा? एक्टिविटी यानी गतिविधि केंद्रित होगा, स्टूडेंट फोकस्ड यानी छात्र केंद्रित होगा, या क्वेश्चन फोकस्ड यानी प्रश्न केंद्रित होगा, या फिर टीचर फोकस्ड यानी शिक्षक पे केंद्रित होगा। अब आपको इतना तो पता है कि रचनावाद है तो टीचर पे फोकस्ड तो नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस्ड तो नहीं होगा, फिर या तो एक्टिविटी फोकस्ड है या स्टूडेंट फोकस्ड है। इसमें कई लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें मैं देखना भी चाहूंगी कि आप लोग कितने परसेंट लोग ए और कितने परसेंट बी, यहाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, 47% लोग कह रहे हैं ये जवाब है, और 51% लोग कह रहे हैं ये जवाब है। बाकी के अदर्स इनको तो हम हटा ही देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए, ये सेशन आपकी पूरी तैयारी को एक साथ रिवाइज करा के और बिल्कुल आपको तैयार करा देगा सीडीपी में, खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बेसिकली जल्दी थोड़ी बहुत कर लेंगे। देखो, आप लोग कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट फोकस्ड होना चाहिए 47% लोग, गतिविधि केंद्रित होना चाहिए ऐसा 51% लोग कह रहे हैं। मैं भी बहुत बार आपको कहती हूँ कि जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन यहाँ हमने गड़बड़ कर दी है। ये 51% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। एक्टिविटी फोकस्ड नहीं, क्लासरूम होगा स्टूडेंट फोकस्ड, ठीक है ना। क्लासरूम होगा स्टूडेंट फोकस्ड। अगर बच्चा फोकस्ड है, बच्चा फोकस में है, सेंटर में है बच्चा, तो एक्टिविटी अपने आप होगी, क्योंकि बच्चे का नेचर ही एक्टिविटी करना, ठीक है ना। तो छात्र केंद्रित क्लासरूम होगा, क्योंकि ये जो रचनावाद है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एक क्वेश्चन और 2018 में इस तरह का आया था, इवन आई थिंक 19 या 18 में, और बहुत सारे टीचर्स ने गलत भी बताया था कि वो क्वेश्चन ये था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम होती है या चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो उसमें भी लोगों ने एक्टिविटी सेंटर्ड कह दिया था, जबकि उसका जो सही आंसर था ऑफिशियली भी और वैसे भी जो होना चाहिए वो यही था कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए क्लासरूम। बच्चे को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी प्लान होगी, ये नहीं कि एक्टिविटी के हिसाब से बच्चा प्लान हो जाएगा। एक्टिविटी तो एक टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में भी होती है, समझ रहे हो। जहां टीचर की चल रही है, जो पारंपरिक क्लासरूम है टीचर सेंटर्ड, वहां पे भी एक्टिविटीज तो होती ही है। लेक्चर मेथड में कुछ तो एक्टिविटी आप करा सकते हो, अपनी मर्जी से टीचर एक्टिविटी करा सकता है, लेकिन क्या कोई भी एक्टिविटी फोकस में हो तो चल जाएगा? नहीं, बच्चे को सेंटर में रख के जो एक्टिविटी होगी वो सही जवाब है। अगर यहाँ स्टूडेंट फोकस्ड होता ही नहीं तो हमें मजबूरन एक्टिविटी के साथ जाना पड़ता। तो यहाँ पे जो जवाब है वो छात्र केंद्रित होगा, चाहे यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लिखा होता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन लिखा होता, कंस्ट्रक्टिविज्म लिखा है। बेसिकली बच्चा सेंटर में होगा और बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज होंगी, ऐसा नहीं एक्टिविटीज तो दोनों ही क्लास में होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फोकस्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, चाहे यहाँ पे ऑप्शन आपका चाइल्ड सेंटर्ड कर देता ऊपर रचनावाद की जगह, ठीक है। और रचनावाद में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक तो रचनावाद क्या कहता है, बच्चे को रखो एक्टिव, लेकिन बच्चे के हित में प्लान करके चीजें, ये नहीं सिर्फ एक्टिव रखो कुछ भी कराते रहो, नहीं, स्टूडेंट को फोकस में रख के एक्टिविटी कराना है, ठीक। आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो भी इसी पे बेस्ड है, या जो भी एनसीएफ है अभी 2023 में। अगर हम देखें यहाँ पे फोकस में तो इसको रखा ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लोग हैं, हम जनरली दो प्रकार के लोगों को, जो दो रचनावादी हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जो समाज के साथ मिलकर बच्चा जो है रचना करेगा ज्ञान की, ये कहते हैं, वो आप जानते हैं वाइगोस्की हैं, है ना, सामाजिक रचनावादी। दूसरे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिनको हम उग्र रचनावादी कहते हैं, जो कहते हैं बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखो, समाज सेंटर में नहीं। तो ये प्याजे हैं,
कौन है, प्याजे चचा या जीन प्याजे। तो ये ध्यान में हमें बात रखनी है कि रचनावादी कौन लोग, जो बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाने पे फोकस करें कि बच्चा क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लगेंगे हल्के और आप वहीं गिर जाएंगे, ठीक है, फिर उठा भी लेंगे, कोई बात नहीं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे। और ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि बेतुके, बिल्कुल जो पेपर से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए डाल दी हूँ, ये काम मैं नहीं करती हूँ और पेपर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन करना है। यानी जीन प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, जिन्होंने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस से उनको पता ही होगा, मैंने सिंपल आपको फंडा बताया हुआ है। SPCF ये हमारा निमोनिक है, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए आप इसको। SPCF ये 4 स्टेजेस हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, यानी प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है जी। अब सेंसरी मोटर स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कैन एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, तो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा मेक बिलीव प्ले होता है, बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, अलग अलग रोल में आ जाते हैं। मेक बिलीव प्ले जो है वो आएगा आपका 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल में, ना कि सेंसरी मोटर में। हालांकि मैं देख लेती हूँ कितने लोगों ने सही जवाब दिया, बताना एक बार। ठीक है, रुको, अच्छा यहां से जवाब देना है, अगर आप लोग भूल रहे हैं तो जवाब यहां से चूज कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें ABCD लिखना था तुमको भी ऑप्शन में, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहां से जवाब दीजिएगा ध्यान में रख करके। अब देखो यहाँ पे बात समझते हैं, कहानी है क्या। अलग अलग जवाब सब अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं, कोई सही जवाब आ नहीं रहा। सेंसरी मोटर ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्री ऑपरेशन में आता है। डॉक्टर खेलना या मेक बिलीव प्ले जो है वो प्री ऑपरेशनल सेकंड स्टेज में, पहली में नहीं आएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी सजीव चिंतन, कि बच्चे को लगता है अगर ये पेन गिरा है तो इसको भी चोट लगी होगी, यानी निर्जीव चीज भी सजीव है। मतलब उसको लगता है टेबल से चोट लगी है तो टेबल ने मारा है उसको। कहते नहीं चींटी मर गई, बच्चा गिर जाता है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार चींटी भी मर गई, चलो। मतलब उसको लग रहा है कि निर्जीव चीज में भी जान है। एनिमिस्टिक थिंकिंग है उसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट तो करेक्ट हो गया भाई। फिर आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, क्या इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स की जगह सिंबल्स को यूज करना सीख जाता है? इसी बार के पेपर में पूछा हुआ था इसी भाषा में, और आप लोग लुढ़क जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, सिंबल को सिंबल की जगह रख करके देख पाएगा। अमूर्त चिंतन नहीं भाई, सिंबल्स यूज करना पहली बार सीख जाता है प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में, लेकिन सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे रख के देखना वो 11+ ईयर्स में सीखेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए होता है, ये बात सही, यहाँ पे ये गलत हो गया है ना। यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स का मतलब है, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था इस बार भी, अगर आपको याद हो तो मैं बता भी देती हूँ, 1 मिनट रुकना, कि अगर हम बात करें यहां पर, देखना एक बार, अगर हम बात करें, मैं वो पेंसिल देख रही थी, यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं, ABCD या कुछ भी सिंबल हो सकता है भाई। सिंबल्स फॉर सिंबल्स में क्या होगा, लेट एक्स को मान लिया आपने किसी एक चीज की वैल्यू, ये है यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स। नहीं तो हम कॉन्क्रीट चीजों के लिए यूज करते हैं कि अच्छा इस रिमोट को बच्चे ने फोन की तरह मान लिया, सिंबॉलिक हो गया एक तरह से, ठीक। तो ये आपका 11+ ईयर्स में आती है ये एबिलिटी, यानी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, जो सामने नहीं है उस पर सोच पाना, ठीक। तो यहाँ पे ये बात भी गलत हो गई। फिर बचता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक। कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, तो ये जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है, डिडक्टिव थिंकिंग यही आती है इंसान में। इंडक्टिव थिंकिंग पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आएगी, और भी मैं चीजें अभी बताऊंगी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो यहाँ पे सही हो गया। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यही आएगी कि इंसान, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो भैया बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट लोगों में ये बहुत पाई जाती है कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया बहुत साल पहले कि भाई उस टाइम पे मंदी आने वाली थी, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत या साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना कर पा रहे हैं, और तब डिडक्टिव लॉजिक पे आ पा रहे हैं। तो फर्स्ट और ये बहुत हाईएस्ट लेवल है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ सही लग रहा है, दैट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे थे निशा, देखना जरा, 38% लोग, और ये भी इतनी कहानी मेरी बताने के बाद। तो एक तो आंसर यहाँ से चूज करना है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ सही है, बाकी के दोनों यहाँ गलत हो जाएंगे। अच्छा, 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ फटाफट से। जो आपकी
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, ये मैंने प्याजे पे अलग से क्वेश्चंस इस बार भी कराए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट चीजें, जो चीजें सामने हो उन पे लॉजिक आ जाता है, यानी जिन चीजों को टच और फील कर सकता है बच्चा, उनके बारे में लॉजिक आ जाएगा, है ना। अभी अमूर्त चिंतन नहीं आया कि जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पाए। तो अगर हम देखें यहाँ तो कुछ चीजें हैं, सीसीएस की एबिलिटी आ जाती है, बहुत आता है पेपर में, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सीसीएस बोले तो क्लासिफिकेशन, यानी चीजों की प्रॉपर्टी के आधार पर उनको विभाजित करना, कि अगर किसी चीज का कलर एक जैसा है तो ब्लैक चीजों को एक साथ, या फिर अगर कोई सर्कल है तो सर्कल को एक साथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक साथ, यानी क्लासिफाई कर पाना चीजों की विशेषताओं या फीचर्स के आधार पे, ये क्लासिफिकेशन की एबिलिटी आ जाएगी। और क्या आ जाता है भाई बताओ? कंजर्वेशन, संरक्षण। क्लासिफिकेशन को हम वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, के अगर आप एक छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में भी पानी को पलट देंगे या किसी भी चीज को, तो वो बराबर ही रहेगा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होता शेप और साइज बदलने से। चाहे मैं 200 ml पानी इस बॉटल में डालूं, इस ग्लास में डालूं, बराबर ही रहेगा, इसकी शेप चेंज होने से ग्लास और बॉटल में क्वांटिटी नहीं बदलेगी। ये चीज कंजर्वेशन है, जो कहां आती है? यही कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आती है। फिर आता है सीरिएशन। सीरिएशन है छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में किसी एक क्वालिटी के आधार पे आप लगा पा रहे हैं, जैसे अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम, जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाते थे, ठीक है। ये बेसिक चीजें आ जाती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग भी यहीं पे आ जाती है। इंडक्टिव क्या होती है? एग्जाम्पल टू रूल जाना। डिडक्टिव होती है रूल टू एग्जाम्पल जाना। इंडक्टिव रीजनिंग यानी पहली बार जो तर्क आता है, आगमनात्मक चिंतन, निगमन कहेंगे इसको, आगमन कहेंगे, निगमनात्मक नहीं, आगमनात्मक ही है। तो आगमन चिंतन जो है, आगमन तर्क जो है, वो यहीं पे आएगा पहली बार, ठीक। तो ये बेसिक सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इस स्टेज को लेके। ऐसे ही बाकी स्टेजेस की भी अपनी विशेषताएं हैं, उन पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, एक समय पे इतना ही समझेंगे। चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ा सा देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आसान लगाएंगे, कोई बात नहीं। देखो एक बार फटाफट से करो, बहुत बढ़िया। अभी आपका जब एडमिट कार्ड मुझे लगता है परसों आ जाएगा, 5 तारीख को, 2 दिन पहले आता है, फिर हम बात करेंगे उन चीजों पे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं 5 तारीख को ही बात करूंगी। मृणालिनी, मतलब पास्ट में अगर आपने ले लिया जॉब तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब पूरी क्लास को मुझे रोकना पड़ेगा आपकी बात को समझने के लिए, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। वो जो ऑर्डर है बीएड वालों के अगेंस्ट ही है। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, या फेवर में नहीं है ये कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, सिंपल बात, ठीक। गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, नहीं भाई गिफ्टेड है तो उसकी तो क्षमताएं ज्यादा बेहतर होती है, तभी तो गिफ्टेड कह रहे हैं हम उसको। उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी याद रखने की क्षमता, उसकी चीजों को समझने की क्षमता, ये सब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। राहुल धन्यवाद। तो राहुल केशवानी फटाफट से बताओ, गिफ्टेड तभी तो कह रहे हैं जब उसमें कोई खास क्षमता है, उसके अंदर कुछ गिफ्टेड है, तभी तो हम उसको गिफ्टेड कह रहे हैं, मतलब हमें मिला है ईश्वरीय शक्ति जैसा, ठीक। तो गिफ्टेड की अगर हम बात करें तो वो जल्दी से सीखता है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। बल्कि अगर आपने इनको अच्छे से या चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दिए तो बोर हो जाएंगे बच्चे जो गिफ्टेड हैं। इनका मानसिक स्तर या मेंटल एबिलिटी ज्यादा है नॉर्मल से। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, उसमें बाद में आएंगे, बट इनकी जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, कमिटमेंट ज्यादा होती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और क्रिएटिविटी इनकी जो है वो ज्यादा होती है, यानी कुछ नया करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये रेंजोली ने 3 लक्षण बताए थे गिफ्टेड बच्चों के। लर्निंग डिसेबल्ड, यानी इसको कोई सीखने में समस्या है। लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, हो सकता है भाई। क्रिएटिव बच्चा तो कुछ ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालेगा, कुछ नया सोचेगा, नोवेल सोचेगा। एडीएचडी वाला बच्चा है तो उसका ध्यान एक जगह पे नहीं टिकेगा, वो टेंडेंसी उसकी डिस्ट्रैक्ट होने की ज्यादा है। तो आपका जो लर्निंग डिसेबल्ड है वो इसमें डिस्लेक्सिया हो सकता है कि उसको पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं है। तो सिंपल है, गिफ्टेड फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का फोर्थ हो गया। फर्स्ट का फोर्थ कहीं दिख रहा है भाई? डी 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 है, ये एक ही जगह पे है, तो इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे। फिर आएंगे सेकंड पे, लर्निंग डिसेबल्ड तो हम ए के साथ जा रहे हैं, तो ए यहां पर है, ठीक है जी। डी के बाद ए। फिर थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिव का। क्रिएटिव जो है वो आपका ओरिजिनल थिंकर होगा, यानी यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आगे आपका एडीएचडी, तो यहाँ पे एडीएचडी वाले बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, अटेंशन में कमी होती है उसके, तो उसको पार्ट्स में तोड़ के आपको चीजों को समझाना होता है। 30 मिनट का काम उसको एक साथ नहीं देते, 5-5 मिनट के 6 हिस्सों में तोड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिक के बैठ नहीं पाता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला बच्चा,
ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा आसान लगना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे आप लोग। मिस यू मैम, सेम ईयर रागनी, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4, रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 32 तक हर तरह का आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पूरे सिलेबस में, और क्वेश्चन भी आपके बहुत तरह के बन जाएंगे, तो इसके बाहर फिर दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके तो। गॉड, देखिएगा फटाफट। एग्जाम के लिए डर लग रहा है, डर लगना एकदम नेचुरल बात है, लगता है, और आप मेहनत कीजिए, डर को साइड में रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड। यानी आप बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज करने को कह रहे हैं कि भैया कुछ सीख लो, पढ़ लो। क्यों? क्योंकि या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। या तो पापा कहेंगे कि तुम निकलो घर से, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, या शादी कर देंगे तुम्हारी, ये है पनिशमेंट। कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड भी हो सकता है शादी करना, बट पनिशमेंट हो गया जनरली। जैसी ठीक है, आते हैं, खैर इस बात को साइड रखेंगे। तो पनिशमेंट से बचने के लिए और रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, ऐसी चल रही है दुनिया। बट ये पेडागोजी के हिसाब से बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा क्या कहेंगे, बहुत ही विडंबना कह लीजिए इस चीज को, कि सारा सोसाइटी या बहुत सारी चीजें, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो पूरा फंक्शन ही ऐसे कर रही हैं चीजें, 1-2% लोगों को छोड़ दें तो, कि लोग मजबूरी में या नौकरी जरूरी है, वो सब रीजंस ज्यादा है हमारे, हमें घर की गरीबी मिटानी है, जरूरत है, ये सब चीजें, और वो पर्सनल जो इंटेंशन है, बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत कम लोगों का है ना। तो लेकिन हमें स्कूल में बच्चे को उसका इंटरेस्ट से पढ़ाना है, ना कि पनिशमेंट के भय से या रिवॉर्ड के लालच में। बहुत अच्छी तबीयत आने लगी पहले से। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अभी बताऊंगी उसको। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है इससे, नहीं ये तो बाहरी ही है। बाहरी क्या है? जिसका रीजन बाहर हो। दो तरह की मोटिवेशन है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल को ही तो प्रभावित करेगा, डिक्रीज क्यों करेगा? पनिशमेंट से बचने के लिए रिवॉर्ड आप पा रहे हो, तो आप काम कर रहे हो, तो इसके साथ तो जा नहीं रही बात। इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा तो बनेगी नहीं, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ेगी? बाहरी कारण से। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए तो आपको सीखने में मजा आता है, कोई काम को करने में, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग। ऐसे नहीं कि मेरे को अगर साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है तो मैं नहीं भी पढ़ा रही हूँ तब भी पढ़ लूंगी, ठीक है ना। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यानी मास्टरी लर्निंग बेस्ट होती है। 3 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है या गोल्स होते हैं एक तरह से, ये पेपर में पूछा जाता है हर बार, पिछली बार भी आया था, और ये मैंने आपको मैराथन में भी सबसे पहले बताया हुआ है। एक है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल्स, कि आपकी मोटिवेशन किस रीजन से है। दूसरा है आपको, ये चतुर है, वो 3 इडियट्स का चतुर याद कर लीजिए, जिसको फर्स्ट आना है, रट्टा लगाओ चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट आना है, ठीक। दूसरा है आपका फेलियर अवॉइडेंस, ये राजू रस्तोगी है, बस जिसको पास हो जाना है किसी भी तरह से, कहीं फेल ना हो जाऊं, 90 नंबर आ जाए सीटेट में। जिन्होंने लास्ट में पढ़ना शुरू किया होगा उनकी स्थिति ऐसी होगी कि फेलियर से बचना है बस, ठीक है ना। ये राजू रस्तोगी मान लीजिए 3 इडियट्स का, ठीक। बहुत साल से ये एग्जांपल्स में देती हूँ, अब तो बहुत लोग यूज करने लग गए। फिर आता है मास्टरी ओरिएंटेशन, पारंगत बनना है आपको, मास्टर बनना है किसी चीज में, तो ये बेस्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे ये रेंचो है, जो रणछोड़ दास चाचड़ जो भी उसमें दिखाया गया है 3 इडियट में कैरेक्टर, एक्चुअल में भी वो एग्जिस्ट करते हैं लद्दाख में, तो ये सोनम वांगचू, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन पे थे मूवी में पूरे, कि इनको सीखने में मजा आ रहा है, डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। तो ये बेस्ट है बच्चे के लिए कि उसको इंटरेस्ट आए सीखने में, वो मास्टरी के लिए, कि वो बेहतर कर पाए किसी चीज में। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आता है हर बार, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। परफॉर्मेंस यानी परफॉर्म करना है, फर्स्ट आना है, कुछ भी करके, रट के आओ, पढ़ के आओ, जो करके आओ। फेलियर अवॉइडेंस है, बस फेलियर से बच जाऊं, तो जितने मान लीजिए सीटेट में 60% चाहिए और कैटेगरी में चाहिए आपके 55%, तो इतने आ जाए बस, ठीक। ये है फेलियर अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेशन है, मेरे को एक एक टॉपिक आता हो, मुझे जानना है सब कुछ, मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, मुझे मजा आता है, ये है मास्टरी ओरिएंटेशन। नंबर जितने आएंगे अपने आप आ जाएंगे, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है, बेस्ट इसमें से मास्टरी ओरिएंटेशन है, ठीक। तो ये यहाँ पे फोकस करेगा मास्टरी ओरिएंटेशन पे। नहीं भाई, जब वो पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहा है तो कहां से मास्टरी पे ध्यान होगा, उसको तो बस किसी तरह से पास होना है ना, तो ये गड़बड़ है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, यानी बच्चे के अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है इस चीज से, कि मेरा नेचुरल इंटरेस्ट किसमें है, इस पे मैं जान ही नहीं पाऊंगी कभी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मजा आ रहा है सीटेट के एक सब्जेक्ट में, तो मुझे टेंशन इस बात की, मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है। तो अगर नेचुरल इंटरेस्ट इंसान नहीं जान पाएगा, क्योंकि पूरा ध्यान है बस फेलियर से बचना है, पनिशमेंट से बचना है, रिवॉर्ड मिलेगा,
तो इसमें जो आपके अंदर का नेचुरल, किस चीज में आप सच में अच्छा कर सकते थे, वो निकल के ही नहीं आ पाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक जो अभिरुचि है, जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो पता ही नहीं लगेगा। इंटरनल का मोटिवेशन का तो तब पता लगेगा, आंतरिक का तो जब आपको पता तो हो आपका इंटरेस्ट किसमें है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप लोग गलतियां करेंगे, बताइएगा। सिर्फ वीडियोस से प्रिपेयर कर लिए, एक मैराथन भी देख लोगे तो भी 30 में से 30 आ जाएंगे। जो सीडीपी वाला मैराथन है, जो 3-4 मैराथन लिए हुए हैं ना जनवरी में, और उससे पहले भी मैराथन लिए हुए। रोल नंबर वगैरह फिल करने का टाइम मिल जाता है आफरीन, ना भी मिले अगर तो जितनी देर मिलेगी उसमें से 10 मिनट निकाल लेना, किसी और सब्जेक्ट में से वो काट लेना। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपसे पहले भी लाखों लोग एग्जाम दे रहे थे, अभी जनवरी में दिया था, मैंने दिया कितनी बार, और हो जाता है पेपर में, इनफ टाइम है अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, प्रैक्टिस करके गए तो। ये डराने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। वो मीम वायरल हुआ था ना बीच में, लव यू मैम, यू आर दी बेस्ट, थैंक यू हरिओम। बताइए फटाफट से बताइए अब। ओके, मैं बेटर हूँ, लर्निंग हब तरुण तिवारी। चलिए फटाफट से 5th क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बातों में नहीं लगेंगे। अ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, दिस मे बी कॉल्ड। एक शिक्षक हैं जो अंग्रेजी गद्य को, एक प्रोज पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ है इंग्लिश का, बच्चा वो पढ़ रहा है पैराग्राफ, मान लीजिए, पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, वो प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, दिमाग को, या दिमाग को तो दिमाग बोल देते हैं लोग हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको गलत हम बोलते ही हैं। एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जा सकता है क्या। यानी बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, टीचर ने देखा कि उसको कहीं कहीं उच्चारण में दिक्कत है, तो ये क्या है। कठिनाई की पहचान हुई है, यहाँ पे कठिनाई की पहचान की है टीचर ने, कहां पे, पढ़ते समय। कितने % लोग दे रहे हैं जवाब। देखो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान, पढ़ने के दौरान ही चल रही है ये प्रोसेस, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ऑफ द टर्म, या जब लास्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, लर्निंग के बाद की प्रक्रिया है। सबमेटिव असेसमेंट का हिस्सा हम इसको कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का, जो जजमेंट के लिए होता है एक तरह से। यहाँ पे ये ड्यूरिंग द प्रोसेस है, जब पढ़ाई की प्रक्रिया वो पढ़ रहा है और डिफिकल्टी को देखा है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो रहने होने से रहा। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव इवैल्यूएशन ही होगा नहीं, क्योंकि एसए का पार्ट है, तो डिफिकल्टी पहचानी है, डिफिकल्टी नहीं पहचानी जाती, समेटिव इवैल्यूएशन में सीधा बता दिया जाता है इतने % नंबर आए हैं, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली टर्म एंड एग्जामिनेशंस। अब ऑप्शन 2 ही बचते हैं हमारे पास, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। बताना सेकंड को कितने लोग कह रहे हैं। 31% लोग कह रहे हैं कि ये होगा, और फोर्थ को 49% लोग कह रहे हैं कि ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लोज है ये जवाब अपने आप में, अगर बोर्ड का मन करे दोनों को सही मान लेगा। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक तरह से हिस्सा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही। लेकिन ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, डायग्नोज हुई है प्रॉब्लम। हालांकि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है इस इंटेंट से बनाई जाती है कि बच्चा जो है उसकी कमी को पता लगाया जा सके, उसमें समस्या है कहाँ। जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब रही, वीकनेस थी बहुत ज्यादा, तो मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट्स में पता लग गया कि भैया आयरन 17 है, हीमोग्लोबिन 9 है, और ये चीजें हिली हुई हैं। ठीक, डायग्नोज हो गया, तो पहले पता करेंगे आप एज अ टीचर, और फिर रेमेडी देंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। डायग्नोसिस में क्या है, आप गैप्स का पता लगाते हैं, गड़बड़ हुई कहाँ, ठीक, दिक्कत है कहाँ। फिर आप 2 महीने बाद, कल मैंने फिर से टेस्ट कराया, तो हीमोग्लोबिन एकदम 12.3, इतना हुआ नहीं है पिछले 14 सालों में, 14 साल, हाँ लगभग। मैं बुलंदशहर में थी जब ललिता प्रसाद में, वो वैसे होता था स्कूल में टेस्ट हमारा, वो लगा के पिन चुभो के पता लगता था हीमोग्लोबिन। उसके बाद से आज तक 12.3 हुआ नहीं था, तो ये हो गया है, और जो 17 आयरन था वो हो गया 82। तो पार्टी वाला माहौल है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, है ना। थोड़ा वीकनेस है अभी भी, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं, तो ये डायग्नोज हुआ है। कैसे हुआ डायग्नोज, टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, आ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई किया गया है उच्चारण में, व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, जब ये प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। तो ये चल रही थी, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान ही होगा, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पार्ट है। लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या, दिस मे बी कॉल्ड, क्या कहेंगे इस चीज को जहां आपने पहचान की है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहलाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम चले जाते सेकंड के साथ। तो फोर्थ सही है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद रेमेडी दी जाती है कि बच्चों को दोबारा एक्स्ट्रा क्लास देनी है या कहाँ, उसके पता आपको चलेगा किस क्षेत्र में दिक्कत है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, निदानात्मक परीक्षण से। कोई कह रहा है ब्लड डोनेट कर दो, अरे बड़ी मुश्किल से 12.3 हुआ है, थोड़ा और बढ़ जाने दो फिर कर दूंगी, है ना, कर दूंगी। कोई कह रहा 12 से ज्यादा, साल भर में नहीं खाया मैंने उतना जितना 2 महीने में खाया है। देखो एक बार,
कर देंगे। मैं तो कब से चाहती हूँ, होता ही नहीं है ज्यादा तो कर नहीं पाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे लोग को डोनेट कर देते हो, निशा ने पी लिया थोड़ा बहुत खून तो देखो एक बार, कोई कह रहा है आप रिप्लाई नहीं देते मेरा, यार बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं देख, और मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देख रही हूँ पिछले इतने दिनों से, बीच अभी पिछले 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया, अदरवाइज तो मैं बहुत कम, जब मैं काम नहीं करती है, मतलब आपके साथ नहीं होती हूँ इंटरनेट पे, तो मैं इंटरनेट देखती नहीं हूँ, कुछ और देख लूंगी मैं, कोई मूवी देख ली, कुछ और देख लिया, बट ये जीमेल ये वो बहुत कम देखती हूँ। कोई बात नहीं मानसी, कौन सा अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया से मेहनत करके दो। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, फिल द गैप अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के संबंध के बारे में सही गैप को भरना है। जीन पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में अलग सोचते हैं। तो वाइल जीन पियाजे बिलीव्स डैश इन्फ्लुएंसेस डैश, तो जीन पियाजे क्या मानते हैं, कॉग्निशन लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो आपका संज्ञान है वो आपकी भाषा को प्रभावित करेगा, यानी जैसे जैसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है अपने आप से भाषा भी जो है उसकी वो डेवलप होनी शुरू होती है। ठीक लग रही है बात, या लैंग्वेज कॉग्निशन को, नहीं उल्टा हो जाएगा, वो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे फिर वो कहते हैं पहले थॉट आता है और फिर लैंग्वेज आती है, और थॉट किसका पार्ट है, थिंकिंग किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉग्निशन का। समझ पा रही हो कितनी डीप बात हो गई है ना, कि कॉग्निशन का पार्ट क्या, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसका पार्ट है, कॉग्निशन का। तो हम यहाँ अगर थॉट लिखा होता तब भी बात वही थी, यहाँ कॉग्निशन लिखा है, इसका मतलब थिंकिंग के बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं, और कोई है ऑप्शन, एनवायरमेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा, थॉट और हेरिडिटी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन यहाँ लैंग्वेज होना चाहिए था, फिर तो ये कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कॉग्निशन, जीन पियाजे बिलीव्स कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज, यानी जो थॉट है वो लैंग्वेज को प्रभावित करता है। लेव वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज, जो भाषा है, वाइगोस्की कह रहे हैं कि जो भाषा है वो कॉग्निशन को डेवलप करती है, यानी लैंग्वेज क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है संज्ञान के विकास के लिए, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है। फिर से समझ लीजिए, भाषा और विचार के संबंध में अगर हम देखें तो पियाजे का मानना है कि संज्ञान को प्रभावित करता है विचार, संज्ञान से आपकी भाषा प्रभावित हो रही है, ठीक है, और भाषा से संज्ञान डेवलप हो रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, वाइगोस्की। संज्ञान क्या है भाई, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग यानी सोचना, चिंतन करना, जो है आपका तर्क करना, रीजनिंग करना, आपका इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से संबंधित है, लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निशन के अंदर ही आती है, और दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, पियाजे और वाइगोस्की ने। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। अब लैंग्वेज एंड थॉट का थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं पियाजे और वाइगोस्की की भाषा में, अभी मत देना पोल, इस पे हम आएंगे 1 मिनट में, देखना एक बार। अगर मैं देखूं लैंग्वेज एंड थॉट का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, वो उसकी जो एक्ट्रेस थी हिना खान, उनको हो गया है कैंसर, अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी कुछ दिन पहले। ठीक, तो लैंग्वेज और थॉट, ये जब हम छोटे बच्चे थे तब एक सीरियल आया करता था, हमारे आसपास के लोग देखते थे, तो देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज एंड थॉट का जो रिश्ता है क्या कहलाएगा, समझिए जरा। तो लैंग्वेज यानी भाषा, थॉट यानी विचार, आपको पता ही है, थिंकिंग एक तरह से। पियाजे कहते हैं, पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में डिफर करते हैं, या उनके विचार इसको लेकर के अलग हैं। पियाजे, वाइगोस्की दो रचनावादी लोग हैं, वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, समाज के साथ बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक, तो पियाजे कह रहे हैं थॉट कम्स फर्स्ट, या थॉट नॉट ओनली कम्स फर्स्ट, यानी विचार सिर्फ पहले नहीं आता, यानी जब मैंने इस पेन को देख करके पेन बोलना नहीं सीखा तब भी मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है इसके बारे में, वो विचार है। तो विचार पहले आया और विचार ने सुनिश्चित किया, प्रोसीड किया पहले तो लैंग्वेज को। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट आल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है, यानी जब मैं बोल रही हूं भाषा, लैंग्वेज, उससे पहले मेरे दिमाग में विचार है, और विचार पहले आया क्योंकि किसी चीज को बोलने से पहले मैं सोचूंगी, और वो सोचना निर्धारित करेगा कि मैं क्या बोलूंगी, तो विचार ने निर्धारित किया कि लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है ना, ये पियाजे कह रहे हैं कि विचार पहले आएगा फिर भाषा आएगी, और विचार जो है भाषा को सुनिश्चित करेगा। वाइगोस्की इसका उल्टा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, है ना। पियाजे कह रहे हैं थॉट यानी कॉग्निशन डेवलप होगा आपका, जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होगा थॉट डेवलप होगा, आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी। ठीक, वाइगोस्की कह रहे हैं कि थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं, समानांतर रूप से, एक समय के बाद मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज से
लैंग्वेज से दिमाग का विकास होगा, क्योंकि आपने भाषा सीखी, उस भाषा से आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो आपका दिमाग भी डेवलप होगा। हम कहते हैं जैसे लोगों में हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं, कैसे? भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज से कॉग्निशन डेवलप होता है, भाषा से दिमाग विकसित हो रहा है, संज्ञान विकसित हो रहा है, आपकी सोचना, समझना, सीखना, ये सारी चीजें विकसित हो रही हैं, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं नहीं, कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलप हो रही है। समझ पा रहे हो ना अंतर? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों थॉट और लैंग्वेज को लेकर अलग सोचते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में सिमिलर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, अच्छा पियाजे का आपको पता है वो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, वाइगोस्की सोशल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक क्वेश्चन मिनिमम आता है और 2 भी आ जाते हैं, ठीक है ना? तो हाँ, पहले अंडा या कि मुर्गी, नहीं इसमें पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा हाँ कंफ्यूज तो करता है, बट समझ सकते हैं आप। लव फ्रॉम अंडमान। धन्यवाद निशा, आएंगे इस साल, घूमने का प्लान है, थोड़ी तबीयत अच्छी हो, काम करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, बहुत काम कर लिया सालों साल। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नजरअंदाज कर देते हैं, कि दूसरों का क्या इरादा है या इंटेंशन है, कि इंटेंशन, मान लीजिए मुझसे ये पेन गिरा, तो क्या मैं इसको गिराना चाहती थी या गलती से गिर गया, तो उनको इरादों इंटेंशन से उन्हें कोई मतलब नहीं, पेन गिरा, मैंने गलती की है, बात खत्म, ठीक, को नजरअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान देते हैं कि भाई पेन गिर गया अगर, या ये ग्लास गिर गया मुझसे, तो मम्मी बहुत डांटेंगी, वो चाहे आपकी गलती हो उसमें नहीं हो, इंटेंशन क्या है ये नहीं कोई समझेगा। ये कौन सी उम्र में होगा? पहली स्टेज में, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं, या कन्वेंशनल लेवल जिसको हम पारंपरिक स्तर कहते हैं। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन, इंटेंशन पे ध्यान नहीं है, पीछे इंटेंट क्या है, ठीक है जी। चलिए आते हैं, इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, फिर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 8, जिनको भी ये सब चीजें बहुत डिटेल में चाहिए प्लीज मैराथन देख लो, 6 घंटे 6.5 घंटे की मैराथन है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे सीडीपी मैराथन बाय हिमांशु सिंह, अभी जनवरी में ही कराई थी, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है तब से। एक सेशन देख के 30 आउट ऑफ 30 आराम से आ जाएंगे अगर ढंग से देख लोगे तो, और थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। In the light of contemporary theories of intelligence such as that of Howard Gardner, which of the following statements is not correct? यानी गलत कौन सा ऑप्शन है, गलत को पहचानना है। फटाफट से बताइए, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों, जैसे कि हावर्ड गार्डनर ने जब बुद्धि के सिद्धांतों की बात की है, बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की है, तो कौन सी बात ऐसी है जो गार्डनर नहीं करते हैं, जो गार्डनर के विषय में गलत है, गार्डनर ने जो बात नहीं की है। तो हावर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन, और अभी भी हैं, थोड़े बहुत 90s में हैं, अपने 90 साल प्लस के हो गए। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, पेपर में एक क्वेश्चन मिनिमम, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 भी आए हैं, ठीक है। खुशबू कुमारी सिन्हा, बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्साह अलग ही दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI नाम का जो इनका सिद्धांत है, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, और कह रहे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं कौन सी बात गलत है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए गार्डनर टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, IQ टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के खिलाफ, बुद्धि के परीक्षण के खिलाफ है एक तरह से। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से जांचा जा सकता है, बतलाया जा सकता है, ये बात गार्डनर नहीं कहते, ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में। ये बात तो सही लग रही है, इस पे समझेंगे क्यों गलत है। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ये बातें आपको, बाकी की 3 बातें गार्डनर की थियरी के बारे में बताएंगी, इनको पढ़ना जरूरी है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती है, यानी कई प्रकार की इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है, जैसे किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होगी, किसी में स्पोर्ट्स को लेकर के काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, दौड़ने भागने में बहुत अच्छा होगा, किसी के अंदर धुन बजाने की या म्यूजिक को लेकर के इंटेलिजेंस होगी तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। यानी कई प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है, तो इंडिपेंडेंट होती है स्वतंत्र रूप से, जरूरी नहीं है कोई गणित में खराब है तो जीवन में भी खराब होगा, कोई उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ भाई होता ही है, आपकी जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो फैक्टर है, यही 2 चीजें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज तो है नहीं। जो इंटरेक्शन है आपकी हेरिडिटी से, या तो कोई चीज मिली है आपको जीन्स से, या फिर एनवायरमेंट के साथ आपने अडॉप्ट की है जेनेटिक उसके इंटरेक्शन के बाद, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए खैर समझते हैं।
पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। शिवानी, इस चक्कर में सीटेट में पढ़ना नहीं है आपको, आपके बिल्कुल काम का नहीं है। पनिशमेंट यहाँ पे नेगेटिव ही है पूरे सीटेट के सिलेबस में। वो पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट आपके सिलेबस से बाहर की बातें, उन पे मत जाओ। और पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों से बचना है पूरे पेपर में, ध्यान रखना। ना तो रिवॉर्ड की तरफ लेके जाना है, ना पनिशमेंट की तरफ बच्चे को। ठीक, देखना एक बार। इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। हाँ भाई, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलस। नहीं मतलब अच्छा, हाँ ठीक है, कि सही एनवायरनमेंट अगर आप दे रहे हैं स्टिमुलेटिंग, जहां बच्चों को मौके मिल रहे हैं डिबेट के, डिस्कशन के, बहुत सारी चीजों के, तो उसका बुद्धि का स्तर बेहतर होगा, सीख पाएगा वो चीजें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब आपको यहाँ पे सिंपल पता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात थी यहाँ पे कि इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेके, तो नहीं हो सकता ये। गार्डनर इसके खिलाफ है, ये बात सिंपल हमें याद रखनी है। दूसरा, बड़ी पॉपुलेशन के लिए ठीक है, मतलब इसमें नहीं आते हैं, फिर बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा मैं नहीं चाह रही हूँ कि बहुत इतना डीप में जाएं कि 2 दिन बाद आप भूल ही जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क। असर्शन क्या है? अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंट्स जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स इज एक्सर्टेड बाय फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट। यानी किशोरों की जेंडर भूमिकाओं, यानी जो लैंगिक भूमिकाएं हैं व रूढ़िवादिताएं हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। कि एडोलेसेंट्स यानी टीनेजर्स, एक तरह से जो 13 to 19 की एज में है ना, या 12 से 18, या WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के बीच एडोलेसेंट्स, किशोर या किशोरी। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं। इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने, है ना। साइकोलॉजिकल चेंज से लेके हर तरह के चेंजेस, हीरो वर्शिप, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे होती हैं एडोलेसेंस में। मैक्सिमम दिमाग का विकास भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो जेंडर रोल कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को वैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजें मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं। कि आपने देखा घड़ी, या कोई भी घड़ी छोड़ देते हैं, कोई भी एक डिटर्जेंट है मान लीजिए, तो उसके एड में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं। या घर के सामान की अगर हम बात करें, किचन के यूटेंसिल्स हैं, तो उसमें सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं, है ना। टॉयलेट क्लीनर है तो उसमें भी फीमेल ही आ रही हैं। जो भी काम घर के, उन सब के एडवर्टीजमेंट में, टीवी में सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं। तो दिमाग में क्या बैठ जाएगा देखने वाले टीनेजर के कि भाई ये काम तो लड़कियों का होता है, मैं क्यों करूं। अगर कोई लड़का है 18 साल का, उसको कहा जाए बेटा खाना बना लो या ये किचन साफ कर दो, वो कहेगा मेरा काम थोड़ी है, तो मेरी बहन का काम है। कहां से इंस्पायर्ड है? मीडिया से। अगर मीडिया में ऑपोजिट भी दिखाया जाएगा, जो कि आज के समय में दिखाया जाता है कि किसी डिटर्जेंट के ऐड में सलमान खान आ रहे हैं, कोई और आ रहा है, या कोई हार्पिक के ऐड में मेल भी इंक्लूडेड है, तो वो क्या है, एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं वहां पे चीजों को। ठीक है ना, और बढ़िया क्रैक हो जाएगा। अनिल, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपके नंबर सही आ रहे हैं, पेपर में भी आपके नंबर सही आएंगे अगर आप ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है ना, मतलब प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल ध्यान रखना है कि हाँ, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स कि नहीं, ये काम सिर्फ लड़कियों का, ये परंपरा जो हमें एक तरह की बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये फिल्म और एडवर्टीजमेंट से बहुत प्रभावित होती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह की आप मूवीज देख रहे हैं, जिस तरह की आप चीजें कर रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अगर देखें तो बचपन में छोटी थी, मैंने देखा आसपास उस टाइम पे वो तेरे नाम मूवी आई थी सलमान खान की, पता नहीं कितने लोग गांव में सेम हेयर स्टाइल फॉलो करने लग गए थे, या आज भी ये चीज होती ही है। और अगर हम बात करें आपकी अभी जो एनिमल मूवी आई थी, उस पर बहुत विवाद रहा। उसका एक रीजन यही है कि भाई जो टीनेजर है, जिसका दिमाग उतना अभी वो पक्का नहीं हुआ अपने आप में, थोड़ा सा इधर उधर जाने की स्थिति है, तो लोगों के दिमाग को मूवीज इन्फ्लुएंस करती हैं। ये तो आपके बेंड्यूरा भी कहते हैं, और कितनी थियरीज मिल जाएंगी। तो ये चीज सही है, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे। ठीक, रीजन क्या है इसका? मीडिया इज अ पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। यानी मीडिया क्या है? एक प्राइमरी एजेंसी है सामाजिकरण की। यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। प्राइमरी एजेंसी नहीं है ये, प्राइमरी एजेंसी परिवार है, उसके बाद दुनिया देखते हैं आप। ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी एजेंसी है, गौड़ वाहक है। ये फॉल्स हो गया, ए सही था, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। सोशलाइजेशन पे एक ही क्वेश्चन आता है, सामाजिकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम समाज में रहना सीखते हैं, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखते हैं, है ना। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कोई घर पे आए तो पानी पूछना है, नमस्ते करनी है, ये सब हम सामाजिकरण से ही सीखते हैं। या कोई अगर किसी और धर्म से है तो वो कुछ और कहेगा, तो ये सब हम सामाजिकरण से सीखते हैं। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो भूमिका आती है वो आती है परिवार की। परिवार में भी सबसे पहले मदर की। तो सोशलाइजेशन में अगर हम कहें प्राइमरी, हालांकि जिम्मेदारी सभी की है, इसमें सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं है। सेकेंडरी यानी प्राथमिक वाहक सामाजिकरण की एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण या समाज में रहना सीख रहा है बच्चा। दूसरा है गौड़ वाहक, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक क्वेश्चन आता ही है, फैमिली है प्राइमरी में, परिवार,
और परिवार इसमें इमीडिएट फैमिली या आप अगर एक बड़ी फैमिली में रहते हैं, नेबरहुड के भी लोग कई बार आ जाते हैं, डिपेंड करेगा। अगर फैमिली के साथ आया हुआ है तो प्राइमरी, अगर ऑप्शन में नेबरहुड स्कूल के साथ आया हुआ है तो सेकेंडरी। तो इतने दो चीजें, दो ऑप्शन यहाँ पे पक्के हैं। अगर स्कूल है तो सेकेंडरी में जाएगा, मीडिया है तो सेकेंडरी में जाएगा। और अगर हम बात करें फैमिली की, नेबरहुड की, कई बार तो फैमिली हमेशा प्राइमरी में होगी, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में होगा। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना एक बार 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है ये। इन अ क्लासरूम डिस्कशन, एक कक्षा में चर्चा हो रही है ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे चर्चा हो रही है। अ टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू बॉयज देन गर्ल्स। एक टीचर है जो लड़कों को ज्यादा चांस दे रहे हैं खेलने का क्रिकेट लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि या चर्चा भी हो रही है, खेलने की तो बाद में आएगी, चर्चा हो रही है कि तुम बताओ क्रिकेट के बारे में। अच्छा, वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो लड़कियां और लड़के दोनों हैं, और आपने क्या किया कि एक टीचर है आप मान लीजिए, तो आप लड़कों को ज्यादा खड़ा कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे जवाब दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो कल्चरली ऐसी चल रही हैं चीजें, वो स्टीरियोटाइप खत्म थोड़ी हो गया है। तो और टीचर फिर प्रभावित है कि नहीं, लड़कों को खड़ा करो, इन्हीं को पता है क्रिकेट के बारे में। अगर ऐसा हो रहा है तब भी तो एक टीचर जो है ज्यादा चांसेस दे रहे हैं चर्चा में अपनी बात कहने का लड़कों को क्रिकेट के मुद्दे पे, बजाय की लड़कियों के। उनको कम चांसेस मिल रहे हैं। अगर 3 बार लड़कों को खड़ा किया गया है तो शायद लड़की को एक ही बार खड़ा किया गया होगा क्लास में से किसी एक गर्ल को। ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है। आपको बराबर चांसेस देने हैं। अगर आप किसी भी एक तरफ झुकेंगे, मुद्दा कोई भी हो, तो गड़बड़ होगी। तो ये क्या है, कॉम्बैट कर रहे हैं आप स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप क्या है, जो चीजें चली आ रही हैं वो गलत हैं, सही है, लड़के कमजोर होते हैं, सॉरी लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहुत ताकतवर होते हैं, या फिर लड़के रोते नहीं है, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं। बस ठप्पा लग गया एक तरह से। तो आप कॉम्बैट कर रहे हैं, नहीं लड़ कहां रहे हैं आप इस रूढ़िवादिता से। लड़ना चाहिए एज अ टीचर आपको, बट नहीं। पार्टिसिपेटिंग जेंडर बायसनेस, यानी सॉरी प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं या एक तरफ झुके हुए हैं। बायसनेस में स्टीरियोटाइप आ जाता है कई बार, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक तरफ झुके हुए हैं, तो आप बायस हैं लड़कों के प्रति कि उनको ज्यादा मौके दे रहे हैं, तो आप तो स्टीरियोटाइप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात सही है। एंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, बराबरी कहां देख रहे हैं आप, यहाँ स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। कहां ब्रेक कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम लड़कियों को ज्यादा मौका देंगे इसमें, तो एक बार को हम कह सकते थे, हालांकि इस चीज में दोनों को मौका मिलना चाहिए था। तो प्रैक्टिसिंग जेंडर बायसनेस, आप लैंगिक पूर्वाग्रहों को देखो, यहाँ पे स्टीरियोटाइप और बायसनेस एक साथ नहीं दिखेगा आपको, तो आप तो बायसनेस को, अगर यहाँ स्टीरियोटाइप होता तो वो भी सही हो जाता, दोनों एक साथ नहीं देगा।